पर्सनली बता देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। आप सभी जानते हो कि अगर जो हमें आता था वो हम छोड़ गए या जो सही होना था वो गलत कर गए। सिली मिस्टेक्स कैसे मिनिमाइज होंगी? पेपर को अटेम्प्ट, जैसे अपना जो जेईई मेन के जो भी मॉक टेस्ट है उनको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट क्या होता है? तो पहली चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बेस्ट कुछ नहीं होता है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा वर्क करता है वो आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज मेथड्स कई सारे होते हैं और हो सकता है आपके लिए, किसी स्टूडेंट के लिए कोई वर्क करे, किसी के लिए कोई वर्क करे। हाँ, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मैं पर्सनली बता देता हूं, आज आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मुझे सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगता है जिसमें आपका स्कोर रियल में मैक्सिमाइज हो सकता है। और फिर आप डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हो एंड देन आइडेंटिफाई, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा सूट कौन सा करता है। बाद में फिर लास्ट में एकदम से हम चमत्कारी नहीं हो सकते कि आज मैं एग्जाम से 2 दिन पहले अपना पूरा प्लान चेंज कर दूंगा, वो नहीं कर सकते। देखो, फंडामेंटल बात ऐसी होती है कि भाई एग्जाम के बाद ऐसा ना हो कि मैं बोलूं काश मैं ये सवाल कर लेता, अरे यार ये तो बड़ा आसान था, अरे यार ये तो मैं कर ही लेता, बस टाइम की वजह से हो गया, अरे यार इसमें तो सिली मिस्टेक कर दी मैंने। तो भाई अपना पर्पज है सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना और अपना पर्पज है वो मैक्सिमम सवाल करना, ताकि कोई भी ऐसा सवाल ना छूट जाए जो हम उस समय कर सकते थे। क्योंकि बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। आप सभी जानते हो कि अगर जो हमें आता था वो हम छोड़ गए या जो सही होना था वो गलत कर गए। सिली मिस्टेक्स कैसे मिनिमाइज होंगी? वो मिनिमाइज होंगी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने से और उन टेस्ट को एनालाइज करने से कि भाई गलती क्यों होती है। मैं बता रहा हूं, वैसे सिली मिस्टेक्स होने का फंडामेंटल रीजन जो होता है वो होता है लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस समय फॉर एग्जाम्पल ये सेशन चल रहा है, ये बात चल रही है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो आपका ये नॉलेज आपको ढंग से मिलेगी नहीं। इट्स वेरी सिंपल, अगर सवाल उस समय चल रहा है और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या अगले सवाल चल रहे हैं या पिछले सवाल चल रहे हैं, तो उस सवाल पे आपका फोकस क्या हो जाएगा? कम। यानी फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। ये पता बड़ा डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो होता क्या, एक्सप्लोरेशन करते करते इतने सारे सवाल दिख जाते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक भी दिख जाते हैं जो शायद आपको नहीं आते थे, उससे सवाल आ गया। तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ द हेड जो सामने है उसको तो हम सोच लेते हैं तो हो ही जाएगा, और जो आगे वाला है, पिछले वाला सवाल है, उसमें टेंशन ले रहे होते हैं। उस कारण हमारी स्पीड भी स्लो होती है, प्लस जो करंट सवाल है उसमें सिली मिस्टेक्स भी हो जाता है। मेजॉरिटी इसी से दूर हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये, फोकस कैसे बनाओगे? सिर्फ मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा। पहले तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने होंगे। अलोंग विद दैट रेगुलरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अपनी ऐप से कर लेना, या सिंपली आप कॉपी पेन ले सकते हो और टाइम बाउंड अलार्म लगा के भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। डू दैट। पेपर एनालिसिस अपन अलग से कभी बात करेंगे, जल्दी ही करेंगे, 2-3 लेक्चर्स में कर लेंगे बात। अब बात आती है कि भाई पेपर को अटेम्प्ट करने का दूसरा एस्पेक्ट बचा, वो कौन सा है कि मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट कैसे करें, सही कैसे करें। उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि गिव मोर एंड मोर टेस्ट इन द रियल एग्जाम लाइक एनवायरमेंट, और उससे आपका एग्जाम टेम्परामेंट बढ़ेगा। और छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। देखो, पेपर के दौरान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी फेस होती थी जब मैं तैयारी करता था, वो था लैक ऑफ एनर्जी। यानी शुरुआत में एनर्जी फिर भी सही रहती थी, बहुत बार मिड में जाके, एंड में जाके दिमाग पूरा घिचपिच हो जाता था। अगर वो एनर्जी हम एंड तक मेंटेन कर ले और अपना एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा रखें, किसी एक ही सवाल पे फेल ना जाएं, उससे भी आपका पेपर में परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होता है। लेकिन उसके लिए इट्स सिंपली गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट, दैट इज द बेस्ट वे। आपको आदत हो जाएगी। पूरे एग्जाम के दौरान अगर आपको एनर्जी मेंटेन रखनी है तो उसके लिए आप पिछले रात को सही से सोए थे, नहीं सोए थे, क्वालिटी ऑफ स्लीप सब मैटर करता है। उस दिन सुबह उठ के अगर आपने थोड़ा एक्सरसाइज किया और सही हल्का फुल्का न्यूट्रिशन लिया, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह उठ के आपने एक्सरसाइज नहीं की, ब्रीदिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो एग्जाम में वैसे ही नेचुरली आलस से रहेगा। उसके अलावा सही न्यूट्रिशन नहीं लिया या बहुत ज्यादा ही ले लिया, पता लगे 5 पराठे खा के आ गए, तो भी नींद आ जाएगी। डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स। और एग्जाम के दौरान हल्का हल्का पानी सही रहता है। ज्यादा पानी पी लिया, पता लगे वॉशरूम ही जाना पड़ रहा है बार बार, वो भी परेशान करेगा, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर। मल्टीपल तरह के प्रेशर हो जाएंगे, वो एक साथ हैंडल करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो वो कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी के साथ हो। तो इस चीज को पहले से, लेकिन ये बताओ सीधा एग्जाम वाले दिन ही ये सब थोड़ी करोगे कि मैं आज एकदम से तैयार होके जाऊंगा। ये जो एग्जाम मॉक टेस्ट हो रहे हैं, मॉक का मतलब क्या होता है कि पहले से ही वही एनवायरनमेंट बना के, कई बार अवेलेबल होगा, कई बार नहीं होगा, कई बार हो सकता है आपको घर से टेस्ट देना पड़े, राइट, या फोन से देना पड़े, लेकिन आपको कोशिश करने की जितना माहौल डिस्ट्रैक्शन फ्री और वैसा हो सकता है। यानी जैसे आज आपका मॉक टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल 9 से 12, अब मॉक टेस्ट आपका आज है, तो उसी तरह का माहौल रियल एग्जाम की तरह रखना है आपको।
एक बात मैंने कभी सुनी थी जब मैं पढ़ रहा था, उस समय किसी अच्छे एक टॉपर ने बोला था, जिसमें काफी इंस्पायर हुआ था, कि ट्रीट ईच मॉक टेस्ट एज द रियल एग्जाम एंड ट्रीट द फाइनल एग्जाम लाइक द लास्ट मॉक टेस्ट। ये बहुत गहरी बात है, आप इस चीज को सामने रख लीजिए। यानी हर एग्जाम को अगर आप उतना तवज्जो देके करेंगे तो रियल एग्जाम में जब फाइनल वो दिन आएगा आपके लिए कुछ खास डिफरेंस होगा ही नहीं। फर्क कहां पड़ता है? फर्क इस बात पे पड़ता है कि रेगुलर जब आप तैयारी कर रहे होते हो तब मॉक टेस्ट को कैजुअली ले लेते हो या उतना सिंसियरिटी के साथ नहीं करते हो, लेकिन जिस दिन वो दिन आता है, जिस दिन आपको पता है कि आपका करियर इस पे निर्भर है, आपकी जिंदगी इस पे निर्भर है, उस दिन क्या होता है? उस दिन आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप उस दिन बिल्कुल सोचते हो कि कोई गलती नहीं करूंगा, सब कुछ परफेक्ट करूंगा, लेकिन आप समझ रहे हो और नर्वस आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, बिकॉज रेगुलर हैबिट नहीं थी। तो अपने पास टाइम है, इस टाइम का फायदा उठाइए। मॉक टेस्ट इज द की। आउटपुट आना चाहिए ना भाई, आउटकम आना चाहिए। सिर्फ क्लासेस में पढ़ते रहने से क्या, स्कोर नहीं आए तो क्या। अब बात आती है, तो अब मैंने बताया कि एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, एंड गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। अब बात आती है टेस्ट के दौरान। टेस्ट के दौरान की जर्नी में मेरा मानना है कि पूरा पेपर एक साथ एनालाइज शुरू में मतलब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरा देखोगे तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलेंगे, बहुत सारे आगे पीछे। मेरा मानना है स्टार्ट विद द योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट आपको लगता है, जिसमें आपको लगता है कि यार कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे मैं गारंटीड मतलब 110% सवाल सॉल्व कराऊंगा, स्टार्ट विद दैट। मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूं केमिस्ट्री प्रेफरेबली करना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री जो होता है उसमें जैसे इनऑर्गेनिक है फॉर एग्जांपल या ऑर्गेनिक है, उसमें सवाल जल्दी हो सकते हैं, तो आपका टाइम बच जाता है, यानी इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्रेफरेबली केमिस्ट्री करें, लेकिन आपकी मर्जी। मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको भी मैं बता रहा हूं वो एडेप्टेबल है, आप अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हो। अब आपने क्या किया, मान लो आपका फेवरेट केमिस्ट्री है, जो मैं भी प्रेफर करूंगा क्योंकि फास्टेस्ट वही हो सकता है। केमिस्ट्री में मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगा आपको, तभी तो आपको फील आएगी। मान लीजिए जैसे मेरा, मैं बता देता हूं कि मेरा केमिकल बॉन्डिंग जैसे बहुत अच्छा है, और मान लीजिए मेरे को मेटलर्जी भी आता है, और मेरे को मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग में पता है कि नॉर्मली क्वेश्चन स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन या एमओटी से आएगा ही, या डाइपोल से आएगा मैक्स। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आप सभी जानते हो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से नॉर्मली कंपैरिजन ऑफ रेडियाई, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाता है। मैंने सबसे पहले जाते ही हमला बोल दिया किस चीज पे, मान लीजिए पीरियोडिक पे और केमिकल बॉन्डिंग पे। मैंने केमिस्ट्री में गया और केमिस्ट्री में खटखट मैंने स्क्रॉल करके वो क्वेश्चन ढूंढ लिए, बाकी सब पे ध्यान ही नहीं दिया। सबको देखने लग जाओगे टाइम लग जाएगा। सारा गेम है एग्रेसिव रहने का, डिफेंसिव नहीं रहने का, एग्रेसिव रहने का। माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, ये तो पेपर आपको जकड़ लेगा। तो आप एग्रेसिव रहोगे। शुरू का टाइम जितना जल्दी, पहले 30 मिनट का गेम है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले 30 से 40 मिनट में जितने सवाल सही कर लोगे, ये मान लीजिए आपका आधा गेम क्या 70% गेम आपने जीत लिया वहीं पे। तो आपने वो क्वेश्चन चुन चुन के सॉल्व करने शुरू कर दिए। अब उसके बाद क्या करोगे, पहले ये स्टार्टिंग हो गई, बिल्कुल स्टार्टिंग हो गई, फास्टेस्ट स्टार्टिंग इसी से हो सकती है। अब लेकिन उसके बाद क्या करोगे, यानी शुरुआत के टॉपिक्स हमेशा दिमाग में रखो, हमेशा, कि मेरे को पहले 2 सवाल 4 सवाल किन टॉपिक से करने हैं। उनको आइडेंटिफाई किया, सवाल तो उनसे आता ही है, आप जानते हो, और खट से सॉल्व कर लिए। यानी पहले 5 से 10 मिनट खट से सवाल ढूंढे और कर दिए। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप फिर पूरी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। फिर उसके बाद आप पेपर का 2-3 क्वेश्चन स्कैन किए और जो भी आसान लगे उनको सेलेक्ट किया, फिर अगले 3-4 क्वेश्चन देखे, जो आसान लगा उसको किया, फिर अगले 3 देखे। इस तरह से पेपर में हमेशा एक समय पे कितने क्वेश्चन स्कैन किए, 2-3-4 मैक्स। उनमें से कोई ना कोई नॉर्मली आपको मीडियम या इजी मिल जाएगा। कोशिश होनी चाहिए कि क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या आती है, वो समझ नहीं पाते कि भाई आसान कौन सा, टफ कौन सा है। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि कभी ये अप्रोच मॉक टेस्ट या टाइम बाउंड प्रैक्टिस में लगा ही नहीं। अगर आप ये पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा आसान है कौन सा टफ है, ये मान लीजिए आपका स्कोर 30-40 नंबर कम ही आएगा, कम से कम। क्योंकि हो सकता है क्या, ये बहुत कॉमन ब्लंडर है, ये आपको सीक्रेट बता रहा हूं मैं, ये बहुत सबसे कॉमन ब्लंडर है। स्टूडेंट्स बेचारे टफ क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और बहुत कीमती समय चला जाता है, और जब वो 10 मिनट 15 मिनट निकल गए और फिर टेंशन में कि अरे भाई ये तो वाट लग गई, अब क्या करूंगा, उससे पेपर बहुत बार खराब हो जाता है बहुत स्टूडेंट्स का। आपको वो नहीं होने देना है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन का अभी से प्रैक्टिस करो,
ऐसे ही मत करने लग जाओ। हाँ, जिसका तैयारी एक्सेप्शनल है वो तो हर सवाल को सीक्वेंस में कर सकता है। उन स्टूडेंट्स के लिए अलग अप्रोच होते हैं। देयर वर स्टूडेंट्स जो फॉर एग्जांपल 250 प्लस का गोल बना रहे हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन मैटर नहीं करता, वो सीधा लाइन से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए पहले आसान सवाल ही करने चाहिए। इमेजिन पहले 1 घंटे में मान लीजिए पूरे पेपर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के आप खुद सोचिए कितने क्वेश्चन आपको लगता है आसान आएंगे? 15-20। अगर वो 15-20 क्वेश्चंस आपने पहले 30-35 मिनट में ही आइडेंटिफाई करके कर लिए, 40 मिनट तक कर लिए, और आसान क्वेश्चन ठीक होने के चांस भी ज्यादा होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भयंकर इंक्रीज हो जाएगा। इससे पहली चीज तो यह श्योर होगी कि एग्जाम के एंड में कोई भी आसान सवाल आपसे नहीं छूटेगा। यह सबसे बड़ा फायदा है। अब उसके बाद बचे कौन से सवाल? मीडियम। और एक काम एक और करना साथ साथ कि जो भी सवाल आता जाए, क्योंकि सवाल देखो तो ना एक बार, तभी तो पता लगेगा आसान है टफ है, तो उससे आप क्वेश्चंस को टैग करते जाओ 3 कैटेगरी में। इजी है तो E, मीडियम है तो M, डिफिकल्ट है तो D, है ना? डिफिकल्ट वो भी मान लो, जिसको छोड़ना उसको L लिख देना, लीविंग। इस तरह के टैग बना लो। अब वहां तो टैग कर नहीं सकते, तो जो आपको नोटपैड टाइप से मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर और लिख सकते हो। आपको धीरे धीरे कैटेगरी मिल जाएगी कि जब सेकंड राउंड में पेपर को करोगे तब आपको पता है कि मेरे को किस किस पे हमला करना है। एक और फायदा ये होगा गाइस, जो बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है, वो ये है कि आप सभी का माइंड जो है तब तक तैयार हो जाएगा। ज्यादातर लोग इतने शार्प नहीं होते कि आते ही टफ क्वेश्चन से भिड़ गए। ज्यादातर लोग नहीं होते, मैं भी नहीं था। मैं भी पहले आसान आसान करता था, माइंड रवा हो जाता था, वार्म अप टाइप से हो जाता था। वार्म अप हो गया तो अब आप मीडियम सवाल करने के लिए तैयार हो। नाउ गो फॉर एप्लीकेशन बेस्ड मीडियम सवाल, जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट में थर्ड राउंड कौन सा बचा? डिफिकल्ट। याद रखिए आपकी रैंक उससे इंप्रूव होगी। यहां तक होगा सिलेक्शन, रैंक फिर डिफिकल्ट जितने ज्यादा करते जाओगे उतना अच्छा। तो ये जो मल्टीपल राउंड वाला मेथड है, इट विल मेक श्योर कि भाई आप अपना जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, आपका जो पोटेंशियल है, उसको अचीव कर सकते हो और स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो समराइज कर देता हूं सारी बातें, इतनी बातें और कुछ नहीं है। पहली चीज वही वाली लाइन लिख लो अपने स्टडी टेबल पे कहीं पे भी कि ट्रीट ईच टेस्ट लाइक द रियल एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम एज द लास्ट मॉक टेस्ट। अगर ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एंड गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, कुछ घर पे दिए, कुछ सेंटर पे दिए, जो भी आपको सही लगे। उसके अलावा एग्जाम टेम्परामेंट, जब हर एग्जाम को वैसे ही ट्रीट करोगे तो उसी तरह से बिहेव करोगे। इमेजिन करो कि भाई मेरा यही एग्जाम है, जो मेरा ये स्कोर आएगा वही फाइनल में आएगा। हमें पता कहीं ना कहीं एक बेवकूफी लगती है, हमें ऐसा लगता है कि यार मैं उस दिन कुछ खास ही कर जाऊंगा, अभी मेरा कुछ भी है। हमेशा हमें मैजिक लगता है। मैं बता रहा हूं वो बहुत ही रेयर होता है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि अच्छा करोगे तो आपको अभी से बहुत सारे मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। उससे आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, गारंटीड है कि आप उस दिन मचा के आओगे, कोई मतलब रोक ही नहीं सकता आपको। अब फिर एग्जाम के दौरान क्या करना है मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग एक्सेलरेशन। पहले 5 से 10 मिनट एग्रेसिवली घुस गए उन 2-3 चैप्टर्स में, खट से उनके सवाल आपने आइडेंटिफाई कर लिए और उनको सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए। ये होने के बाद फिर बस कुछ नहीं, फिर जो मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस को स्कैन करो, टैग करो, आगे बढ़ो, टैग करो और जो इजी है उनको करते जाओ। और फिर मल्टीपल राउंड्स में कहां पे वापस आना आपको पहले से ही पता है। दैट विल मेक एवरीथिंग इजी। मुझे इससे बेटर मेथड नहीं लगता है। आप में से हो सकता है कोई कोई शायद पहले से ही इस मेथड को लगाता है क्या, कोई इस तरह से? अभी तो कोई भी नहीं। हाँ, मतलब सबसे पहले आसानी तो ढूंढोगे, नेचुरल सी बात है। लेकिन जो भी मैंने, आई थिंक मैंने सब बता दिया जो भी मेरे दिमाग में आज तक का आइडिया था। हाँ जी एवरीवन, तो बस दैट्स इट। इसका यूज करें। आई थिंक ये करते हो तो आपका स्कोर काफी बढ़ सकता है ना? और क्या है? और तो बस कुछ नहीं। एनालिसिस कैसे करते हैं बस मैं एक बार वो भी जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि टाइम अपने पास कुछ महीने ही बचे, ज्यादा तो टाइम है नहीं। बाकी अभी एग्जैक्टली अगेन क्लियर नहीं है। आप जानते हो कि डेट्स की अगर बात करें तो डेट्स का क्लियर अभी भी नहीं है। लोग रोज के रोज वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में मैं आपको बता रहा हूं अभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कुछ भी, मतलब कुछ न्यूज ही नहीं है प्रॉपर ऑथेंटिक। मुझे क्या लगता है, मुझे जो लगता है, मैंने एक बार वीडियो बनाया था और उसमें जो लगता है वो सब बता दिया था।
पर अभी जानना चाहते हो तो यही है कि अगर नवंबर में अगले 15-20 दिन में अगर कुछ न्यूज आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जनवरी एंड हो सकता है। अगर नवंबर चला गया तो फिर जनवरी तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, फिर तो सीधा अप्रैल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट नवंबर। इसके बाद स्ट्रैटेजी विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर वंस द नवंबर इज गोन। दिसंबर में नोटिफिकेशन देके जनवरी में कराना इज लाइक नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। बाकी एनटीए कैन डू एनीथिंग, है ना, दे कैन सरप्राइज यू एनी टाइम। लेकिन आप समझ रहे हो लॉजिकली कि भाई उसके बाद क्या होगा। हाँ भाई एवरीवन, तो बस ठीक है, इतनी सी बात है।